दोस्तों, तो जैसा कि हमारी पॉलिटी चल रही है, निरंतर हम पॉलिटी को चलाए हुए हैं और हमारे चैनल पर, इस चैनल पर स्टडी विद विकास सर में हम उत्तराखंड का जिला सीरीज, उत्तराखंड ज्योग्राफी, उत्तराखंड कल्चर और उत्तराखंड हिस्ट्री आरती मैम के द्वारा चलाई जा रही है, उत्तराखंड जिला पिंकी मैम के द्वारा चलाया जा रहा है और बाकी सारे सब्जेक्ट, लगभग सारे सब्जेक्ट मेरे द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें मैं हिंदी करा रहा हूँ। हिंदी मैंने बहुत सारी करा दी है, वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है और हिस्ट्री, अच्छा हिस्ट्री की मैंने कुछ वीडियो बना दी है, लेकिन जो है ना इंडियन हिस्ट्री में दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक, उसको बहुत अच्छे से फिर से पढ़ाऊंगा। और स्टैटिक की कुछ वीडियो मैम की पढ़ी है, आरती मैम की। तो इस तरह से आप देखोगे तो लगभग सारी जो क्लास है उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अच्छे से देखोगे, है ना। चलिए हम अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। और देखिए, दुख हमारी जिंदगी के, कहते नहीं है, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इन मुश्किलों से निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो आर्ट ऑफ लाइफ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप मुश्किलों को कैसे डील करेंगे। आपके कुछ लोगों की, बहुत सारों की उम्र हो गई होगी, कुछ की अभी हमारे पुला वाली बहुत नई उम्र में स्टार्ट कर रहे होंगे, है ना, तैयारी। तो उन लोगों को लगे रहना चाहिए। अगर आपकी एज अगर 30 भी है, 30 साल भी है, तो आप अभी थोड़ा सा और कंट्रोल करके और आधा एक साल आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करके आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाइए, है ना। देखो, सबसे ज्यादा इज्जत उसी व्यक्ति की होती है जो कमा रहा है, और कमा भी कैसा रहा है, जो सरकारी डिपार्टमेंट में है, उसकी इज्जत होगी, उसको हर चीज मिलेगी। अगर आप कितने भी विद्वान हैं, कितने भी ज्ञानवान हैं ना, अगर आप सिलेक्टेड नहीं है, कहीं किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, तो आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। तो कोशिश करें कि कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाए, आप अच्छे से तैयारी करें। आपको कहीं भी कैसी भी दिक्कत आ रही है, कमेंट कर, किसी भी वीडियो में जाके आप कमेंट कर दीजिए, किसी भी, आप इस वीडियो में इसके नीचे आप कमेंट करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है बताइए। पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम भी है उसको भी बताइए, मैं उसको भी डील करने की कोशिश करूंगा, मैं करूंगा, आरती मैम करेंगे, पिंकी मैम करेंगे, आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी जो भी दिक्कत है आप बताइए, सही है। जैसी भी दिक्कत है, एग्जाम से रिलेटेड सारी दिक्कत, और एग्जाम से रिलेटेड और आपकी पर्सनल कोई दिक्कत है वो बताइए, और पर्सनल दिक्कत ऐसी जिसको हम सोल्व कर सकें। ऐसी नहीं कि आप बहुत बड़ी दिक्कत बता रहे हैं तो ऐसी दिक्कत नहीं बताएंगे, ठीक है। तो एग्जाम से रिलेटेड सारी दिक्कत, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और आपके ज्यादा कमेंट आ जाएंगे उस पर, उसी टॉपिक पर पढ़ने के लिए, तो हम उस पर मैं क्या करूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आधे घंटा 1 घंटा हो सकता है। देखिए, आप कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर या फिर 500 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। 500 तो चलो हो ही जाएंगे, है ना, अभी थोड़े से ही कम है 500 में, तो आप 1000 करा देंगे। तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि जब हमारे 500 हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक लाइव सेशन ले लेंगे जिसमें आपके सारे डाउट ले लेंगे, है ना। जितने बच्चे आएंगे, आपको क्या पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी किताब नहीं पढ़नी है, किताब के नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर तरीका क्या होगा। और मैं ये भी सोच रहा हूँ, आपके एग्जाम से पहले हम मैराथन वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जैसे एक वीडियो में हम सेपरेटली, अगर हो सकता है तो शायद एक ही वीडियो में पूरी परीक्षावाड़ी जो आप पढ़ते हैं ना, पूरी परीक्षावाड़ी या पूरी बीएस नेगी, है ना, या अजय रावत, आप जिसको कहेंगे, जिस पे ज्यादा कमेंट आएंगे वो एक ही वीडियो में बना देंगे, है ना। उसको हम बांट लेंगे 3 पार्ट में, आधा एक पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, एक मैम पढ़ाएंगे, आरती मैम, एक पिंकी मैम पढ़ाएंगे, हम तीनों उसको बांट के एक ही वीडियो में, पूरी वीडियो, चाहे वो 12 घंटे की हो, 14 घंटे की हो, 10 घंटे की हो, जितने भी घंटे की हो, सारी वीडियो बना देंगे उसको। या फिर हम टॉपिक वाइज, जैसे एक वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा का पूरा नदी तंत्र, ओके, एक वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा का पूरा नदी तंत्र, एक वीडियो बनाएंगे उसमें पूरी की पूरी हिस्ट्री, है ना, इस तरह से। चलिए, आपका बहुत ज्यादा समय खराब हो गया है, टॉपिक पे आते हैं। देखिए, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, अलग से कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, सिर्फ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ऐसे कि हम आए और फालतू की वीडियो बनाए, रोज रोज ये कर लो, ये कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है ना उसका। हम वो भी वीडियो बनाएंगे, आपको गाइडेंस के लिए बनाएंगे, आप ज्यादा कमेंट करेंगे तब बनाएंगे। हम सीधा आते हैं, टॉपिक पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, है ना। चलिए देखिए, हम क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था संसद, क्या पढ़ रहे थे, संसद। पॉलिटी में हम कर रहे थे संसद, ठीक है। तो संसद के हमने देखे थे पार्ट, इसको बोलते हैं अंग। कितने अंग देखे थे, 3 अंग। कितने अंग, 3 अंग। तो राज्यसभा, एक लोकसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, है ना, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, है ना।
तो हमने अंग देखे थे 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इसके हमने भाग देखे थे पार्ट। संसद के कितने पार्ट? 2 पार्ट। सही है। इसको हम बांटते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। जो संसद होती है वो आती है 79 में, और जो लोकसभा आती है, सॉरी, लोकसभा आती है 81 में, और जो राज्यसभा आती है वो आती है 80 में। ठीक है, तो हमने ये राज्यसभा कल देख ली थी और बहुत अच्छे से देखी थी, बहुत अच्छे समझ के, है ना। चलो अब हम देखेंगे लोकसभा। क्या देखेंगे? लोकसभा। हेडिंग डालेंगे आप लोकसभा। आर्टिकल डालेंगे अनुच्छेद डालेंगे लोकसभा 81। ठीक है, अनुच्छेद 81। देखो लोकसभा और राज्यसभा में कितना अंतर होता है? ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा ही अंतर होता है। जैसे राज्यसभा जो होती है उसको बोलते हैं उच्च सदन, जो लोकसभा होती है उसको बोलते हैं निम्न सदन या जनता का सदन या प्रत्यक्ष सदन भी बोलते हैं इसको, है ना। राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन बोलते हैं, वृद्धों का सदन बोलते हैं, शिक्षित लोगों का सदन बोलते हैं। राज्यसभा को ऐसा नहीं बोलेंगे कि अनपढ़ों का सदन, इसको बोलते हैं जनता का सदन। क्या बोलते हैं? जनता का सदन, निम्न सदन, द्वितीय सदन, इसको ही बोला जाता है। वैसे प्रथम सदन भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जनता की डायरेक्ट आवाज कहाँ जाती है? लोकसभा में, है ना। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो तो कोई से सदन से भी लगा सकते हैं, राज्यसभा, लोकसभा से। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो तो सिर्फ राज्यसभा से, है ना। इस तरह से हम अब हेडिंग डाल के देख लेते हैं इसको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले लिखेंगे कार्यकाल। राज्यसभा के बारे में आप इससे पिछली वीडियो जाके देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष? 5 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन इसको सही से लिखते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी, 5 वर्ष से पूर्व भी विघटन हो सकता है, विघटन हो सकता है। अच्छा देखिए, एक और बात है, अगर लोकसभा में जो पार्टी है, सपोज दैट कि किसी की पार्टी है, एक्स पार्टी है कोई, ठीक है, कौन सी पार्टी है? एक्स पार्टी है। अब एक्स पार्टी के पास लगा कि यार इसके कुछ बहुत सारे सांसद निकल गए और इसको लग रहा है कि इसके पास मेजोरिटी नहीं है, मतलब 243 सीटें नहीं है। कितनी सीटें नहीं है? जो पार्टी अभी पावर में है उसके पास 243 सीटें नहीं है। उसको लग रहा है कि दूसरी पार्टी आगे यहाँ पर अपना शायद बहुमत सिद्ध कर देगी, अपना प्रधानमंत्री बना लेगी। तो अभी जो रूलिंग पीएम है, वो राष्ट्रपति से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति से बोलकर, पीएम राष्ट्रपति से बोलकर लोकसभा 5 वर्ष पहले भंग करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? भंग करा सकते हैं। भंग या विघटन भी बोल देंगे, भंग करा सकते हैं। कोई दिक्कत? भंग करा दी, है ना। अब इसके बाद देखो, भंग कराने के बाद सही है, तो कभी लगता है प्रधानमंत्री को, है ना, कि बहुमत नहीं है, बहुमत हो चुका हूं मैं, तो भंग करवा सकते हैं। कितने साल पहले? 5 साल का पूरा कार्यकाल ना हो उससे पहले, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल भंग हो सकती है। लेकिन हमने पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, लेकिन उसके हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या हो देते हैं? अपना पद या तो छोड़ देते हैं या फिर नए सांसद आ जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा सांसद आ जाते हैं। चलिए अभी हम देखेंगे, देखो हमने कल देखा था जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा से भी आ रहा है तो राज्यसभा का नेता नहीं होगा, वो लोकसभा में बैठेगा, है ना। वो कहां बैठेंगे? अगर राज्यसभा से भी है तब भी कहां बैठेंगे? लोकसभा से। ठीक, तो देखेंगे, लिखेंगे प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत के नेता होते हैं। सही है, ये हो गया। और क्या होते हैं? जो लोकसभा में मंत्री परिषद होता है,
लोक सभा में मंत्रिपरिषद के नेता होते हैं। क्या होते हैं? नेता होते हैं। नेता हमने पढ़ा था ना, प्रधान होते हैं मतलब लीडर होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद के क्या होते हैं? प्रधान होते हैं या लीडर होते हैं। प्रमुख कौन होते हैं? वही होते हैं। सही है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम, तो मंत्रिपरिषद जो होगी, जितनी मंत्रिपरिषद होती है, कैबिनेट होती है, उस सबके जो मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। और जो मंत्रिपरिषद होती है ना, ये मंत्रिपरिषद है, ये मंत्रिपरिषद जो है वो कहाँ बैठती है? लोकसभा में ही बैठती है। मंत्रिपरिषद कहाँ बैठती है? लोकसभा में बैठती है। और इसका जो चुनाव होता है ना, मंत्रिपरिषद कहाँ बैठती है? मंत्रिपरिषद। ठीक है। और इसलिए इसे प्रथम सदन या निम्न सदन कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए ना। चलो देखो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन जब उस कैमरे में देख रहे हैं ना, वीडियो देख रहे हैं उसमें, तो उसको पता नहीं कैसे लिखा हुआ आ रहा है ये, है ना। थोड़ा सीधा लिखा है, लेकिन साफ सब एक एक वर्ड आपको साफ दिख रहा होगा ना। चलो इसको हटा देता हूं। देखो इसमें एक चीज और लिखेंगे हम, इसका चुनाव प्रत्यक्ष या सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। ठीक है। लोकसभा जो है वो सीधे सीधे हम वोट देते हैं। देखिए, जैसे कभी आपने सुना है कि राज्यसभा के लिए वोट देने के लिए जा रहे हैं? नहीं सुना होगा ना, ऐसा नहीं सुना होगा आपने। कभी सुना राष्ट्रपति के लिए वोट देने के लिए जा रहा है? नहीं सुना होगा। लेकिन ये सुना होगा कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, हम अपने सांसद को वोट देने के लिए जा रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए तो हम वोट नहीं देते, प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट नहीं देते, लेकिन प्रधानमंत्री का असली रूप क्या है? वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा के सदस्य या पार्लियामेंट के सदस्य, संसद के सदस्य, उनके लिए हम प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए नहीं करते। लेकिन जिसको हमने चुनाव किया वही प्रधानमंत्री बनते हैं। तो हम लोकसभा में जब चुनाव होता है तो उसके लिए डायरेक्ट मतदान करते हैं, डायरेक्ट चुनते हैं अपने लीडर को। ठीक है। जिस लीडर को चुनते हैं वही हमारे बहुमत दल, जो पार्टी बहुमत पा लेती है उसमें से हमारे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। ठीक है। अब ये एक पॉइंट और लिखा था, जैसे हमने कल देखा था, जो राज्यसभा होती है ना, राज्यों की सभा मतलब राज्यों की सभा, है ना। राज्यसभा मतलब राज्यों की सभा। तो राज्यसभा में ना कहीं से भी किसी भी स्टेट का व्यक्ति हो, कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था मनमोहन सिंह का। जब मनमोहन सिंह होते हैं, मनमोहन सिंह पंजाब से हैं। ठीक है, मनमोहन सिंह जी पंजाब से हैं और उन्होंने चुनाव लड़ा था असम से। अब समझ रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में और पंजाब कहाँ है, और नॉर्थ बिल्कुल जो पंजाब हमारा पश्चिम है और नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल उधर चला जाता है, असम नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है। कहां से कहां का चुनाव लड़ा? वैसे ही लोकसभा में भी ये होता है। आप किसी भी राज्य के हों, लेकिन भारत के नागरिक हों, आप किसी भी लोकसभा सीट से आप चुनाव लड़ सकते हैं। सपोज दैट कि जैसे देखो, लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री जी ने जब चुनाव लड़ा था पहली बार, तो उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था। 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। और कहां से लड़ा था? वो रहने वाले गुजरात के हैं। गुजरात से भी उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने यूपी से भी चुनाव लड़ा। यूपी से कहां से चुनाव लड़ा? बनारस से। दोनों जगह जीत गए, तो एक जगह की उन्हें सीट छोड़नी पड़ेगी और दूसरी जगह उनको फिर कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और दूसरी जगह में जो होता है ना, देखो दूसरी जगह जहां से वो जीतते हैं, जहां से वो छोड़ देते हैं, एक सीट छोड़नी पड़ती है। 2 जगह जीतते हैं तो एक जगह छोड़नी पड़ती है, और जिसको छोड़ते हैं उसके लिए फिर बाई इलेक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं उपचुनाव। ये चीज लिखाऊंगा नहीं, बस बता दिया मैंने, है ना। उसको याद रखना, उसको कहते हैं उपचुनाव। उसके लिए फिर से जितना समय बचा होता है उसके लिए ही वो सीट के लिए चुनाव होता है। और ये जो चुनाव जो होता है
इस चुनाव को बचे हुए पीरियड के लिए लगाया जाता है ना। यही हमारे लिए, अब इसको समझना है आपको अच्छे से और इसको लिखना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज जो मैंने बोला है वो लिखना नहीं है, उसको बिल्कुल भी लिखना नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई डाउट हो तो बता देना। अब देखो योग्यता, योग्यता भी नहीं लिखनी है। हमने बहुत बार राज्यसभा में मैंने अच्छे से योग्यता लिखवाई थी, बता देता हूँ। पहला, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। दूसरा, किसी लाभ के पद पर ना हो। तीसरा, उसकी आयु 25 वर्ष हो। चौथा, क्या होना चाहिए, वो लोकसभा के सदस्य रखने लायक तो होना चाहिए, है ना, वो लोकसभा का सदस्य बनने लायक होना चाहिए, संसद का सदस्य बनने लायक होना चाहिए उसकी, है ना। उसके बाद उसके ऊपर ज्यादा मुकदमे ना होने चाहिए। देखो मुकदमा क्या है ना, कोई भी ऐसा सांसद नहीं मिलेगा जिसके ऊपर मुकदमा ना हो। ठीक है, अगर देखिए 25 वर्ष है, 25 वर्ष आयु रखी है यहाँ पर लोकसभा में, और राज्यसभा में रखी है 30 वर्ष, तो इसलिए इसको कहते हैं युवाओं का सदन, इसको कहते हैं वृद्धों का सदन, है ना, ऐसा करते हैं। चलो नेक्स्ट लिखेंगे हम। एक चीज और बताई होगी मैंने तुम्हें, राज्यसभा में, राज्यसभा और लोकसभा। देखो राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 1952 में हुई थी, लोकसभा की भी 1952 में हुई थी। ओके, राज्यसभा को बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते थे, है ना। और इसको बोलते थे, इसको क्या बोलते थे देखो, और यहां पर इसको बता देता हूं, 1954 से इसको बना दिया गया राज्यसभा। क्या बना दिया गया, राज्यसभा। लोकसभा को हम क्या बोलते थे, हाउस ऑफ पीपल। क्या बोलते थे, हाउस ऑफ पीपल। इसको भी 1954 में क्या बना दिया गया, लोकसभा। शॉर्ट में लिखना कोई दिक्कत तो नहीं है ना। राज्यसभा लोकसभा अगर आपको दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा तो लिख ही सकते हो ना, मैं हर जगह यूज कर रहा हूं। तो देखो जब राज्यसभा थी, राज्यसभा को 1952 में क्या बोलते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट, है ना। और इसको लोकसभा को हम 1952 में बोलते थे तक, है ना, 1954 तक बोलते थे हाउस ऑफ पीपल। 1954 के बाद क्या बन गया, लोकसभा। ठीक है, चलो ये चीज बहुत बार बता चुका हूं मैं। ये हमारा संसद है, पार्लियामेंट है, आता है 79 में। इधर हमारा लोकसभा है, इधर हमारा राज्यसभा है। ये आता है 80 में, ये आता है 81। सही है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो बता देना। इसकी कंपैरिजन जो है वो नहीं करेंगे हम, इसको ना कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं। एक एक चीजें मैंने आपको अच्छे से लिखाई है इसके लिए। ठीक है, चलो एक बार इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, इसका कंपैरिजन लोकसभा और राज्यसभा का, है ना, इसको देख लेते हैं, इसमें क्या समानता है, क्या दिक्कत है। बड़ी देर से चल रहा है। ठीक है, कर लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा। देखो क्या क्या होता है इसका विघटन, विघटन नहीं होता, इसका विघटन होता है। सही है, ऑफलाइन वाले बच्चे भी ना, चलो जैसे भी, ठीक है। देखो इसका विघटन होता है, उसका विघटन नहीं होता। आयु देखते हैं, आयु यहाँ पर राज्यसभा है ना, देख लेना, ठीक है, उल्टा तो नहीं लिखा हूं मैं। आयु है 30 वर्ष, यहाँ 25 वर्ष। इसको कहते हैं उच्च सदन, उच्च सदन, यहाँ बोलते हैं निम्न सदन, निम्न सदन। यहाँ चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, यहाँ चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, अच्छा इसको शिक्षित सदन बोलते हैं, शिक्षित, है ना, शिक्षित, इसको शिक्षित सदन बोलते हैं। और मतलब एजुकेटेड लोग होते हैं। और यहाँ पर जनता का सदन बोलते हैं, जनता का सदन बोलते हैं, है ना। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन पहले भी विघटित हो सकता है ना। इसलिए इसको युवाओं का सदन बोलते हैं, युवाओं का सदन, सॉरी, इसको युवाओं का सदन बोलते हैं, इसको वृद्धों का सदन, है ना। यहाँ लिख देता हूँ युवा, यहाँ पे वृद्ध या बुजुर्गों का सदन बोलते हैं इसको। और क्या क्या लिख सकते हैं आप इसमें, और क्या लिखा था आपने, यहाँ पर मंत्री बैठते हैं, नहीं, मंत्री नहीं बैठते, यहाँ पर मंत्री बैठते हैं, मंत्री
बैठते हैं। पीएम भी यहाँ से होते हैं, ज्यादातर पीएम जो होते हैं लोकसभा से होते हैं। सही है, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। एक चीज और बता देता हूं मैं, मनोनीत, यहाँ पर राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं, लेकिन अभी रोक लगा दी गई है, एंग्लो इंडियन अभी रोक लगा दी गई है ना। बस इतना ही रहने देते हैं। अगर राज्यसभा लोकसभा आपको शॉर्ट में याद करना है तो इसको अच्छे से बना के लिख लेंगे अपनी भाषा में, उसको बना के आराम से लिख लो। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अब इसके बाद आर्टिकल जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे 82, ठीक है, 82 पढ़ेंगे आर्टिकल। चलो इसके बाद 82 आर्टिकल पढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो अब 82 आर्टिकल में क्या है, जैसे होता है ना गणना, एक गणना होती है हमारे यहां जिसको बोलते हैं जनगणना, है ना। क्या होते हैं, जनगणना। सिंपल हम लिख लेंगे आर्टिकल 82, इसमें क्या लिखेंगे, प्रत्येक ऐसे लिखते हैं, हम सिंपल में ये लिखते हैं 10 लाख की आबादी पर एक सांसद, अभी हम संसद पढ़ रहे हैं ना, सांसद का चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो हम यहां पर सिंपल आर्टिकल वैसे कहता है कि कितनी जनसंख्या पर एक व्यक्ति होगा, है ना। जो वर्तमान सीटों की जनसंख्या लेते हैं, वर्तमान में 1971 की जनगणना के अनुसार सीटों का आवंटन किया गया है, सीटों का बंटवारा किया गया है। सही है, तो वर्तमान में कितने के अनुसार किया गया है, 1971 की जनगणना के अनुसार। और अभी क्या है, अभी देखो अभी रोक लगा दी गई है इस पर। एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा संशोधन हुआ था, 2002 में 84वां संशोधन, 84वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से के द्वारा 2026 तक कोई भी सीट ना बढ़ाई जाएगी ना घटाई जाएगी, है ना। तक रोक लगा दी गई है, और 2026 के बाद, ठीक है, यहां लिखेंगे 2026 के बाद सीटों का आवंटन, सीटों का बंटवारा 2001 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा। कोई दिक्कत? तो एक व्यक्ति, एक सांसद कितनी जनसंख्या के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। इसका चुनाव लोकसभा में कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। ओके, और हमने क्या लिखा, जो सीटों का आवंटन होता है वो कौन सी जनगणना के अनुसार जनसंख्या ली गई है, वो ली गई है 1971 की जनगणना, मतलब जनसंख्या। उसके बाद 2026 तक क्या करा गया है, रोक लगा दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए, है ना, नहीं बदली जाएगी, कुछ भी नहीं बढ़ेगी नहीं घटेगी। और 2026 के बाद क्या होगा कि जो जनसंख्या जो सीटें होंगी वो किसकी जनगणना पर होगी, 2001 की जनगणना पर ली जाएंगी, ठीक है। ये हमारा सिंपल तरीके से हमने इसको समझ लिया है। अब इसको उतार लीजिए आप। उसके बाद पढ़ेंगे 83, क्या पढ़ेंगे, 83, ठीक है।
उतार लिया। 83 डालेंगे आप, 83 सदन की अवधि, सदन की अवधि की चर्चा, अवधि की चर्चा। देखो जो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, उसमें कितनी मतलब उसकी अवधि कितनी होगी ना, कितना टाइम होगा। चलो तो अवधि की चर्चा हमने की हुई है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के लिए 5 वर्ष और राज्यसभा के लिए अनिश्चित काल। सॉरी, राज्यसभा कभी भी क्या नहीं होगी है, भंग नहीं होती है, भंग नहीं होती है, भंग नहीं होती है, कभी भी भंग नहीं होती है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 84, क्या देखेंगे 84, उतारो इसको। ठीक है, संसद की योग्यता, अब देखो योग्यता के बारे में लोकसभा और राज्यसभा की योग्यता है सेम वही है ना, याद कर लेंगे। याद की क्या करनी है आपको, सब कुछ लिखा चुका हूं, लोकसभा में क्या होती है और राज्यसभा में क्या होती है, सारी योग्यता लिख चुके हैं। अब वहीं पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, है ना। दिवालिया ना हो, पागल ना हो, एज कितनी है ना, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ये बात है बस। 85, ठीक है। 85 में क्या कहा गया है, इसमें क्या होगा, सत्र होंगे, सत्रों का बुलाना और सत्रों का विघटन करना, सत्रावसान। ठीक है, ठीक है। 85 देखेंगे तो 85 में क्या है, देखो जो 85 है ना, 85 में क्या है, सत्रों को बुलाना और सत्रों का विघटन करना, सत्र बुलाना और सत्रों का विघटन करना। और ये कार्य कौन करते हैं, ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, सत्र आहूत करना, इसमें क्या गया है, सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना, ये दोनों काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी के द्वारा किए जाते हैं, है ना। अब इसमें ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें आपको सब पता होना चाहिए। अब देखेंगे हम जो सत्र होते हैं हमारे, 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र और मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। सबसे बड़ा जो सत्र होता है वो कौन सा होता है, हमारा बजट, और सबसे छोटा कौन सा होता है, शीतकालीन, मतलब सर्दियों वाला। ठीक है, तो हमारे 3 सदन देखेंगे, 3 सदन कौन कौन से, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। चलो सत्र देखेंगे हम, सत्र पहला, दूसरा और तीसरा, 3 सत्र होते हैं। एक तो बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा हमारा बजट सत्र होता है, सबसे छोटा हमारा कौन सा होता है, शीतकालीन सत्र होता है। ये जो चलता है ये फरवरी से लेके मई तक चलता है ना, फरवरी से मई तक चलता है, लगभग मई तक चलता है। और दूसरा वाला जो चलता है वो जुलाई से अगस्त तक चलता है, जुलाई से अगस्त चलता है। और शीतकालीन देखो सर्दियां कब होती है हमारे यहाँ पर, नवंबर में होती है सर्दियां, तो नवंबर से ये चलता है, छोटा होता है दिसंबर तक, नवंबर से दिसंबर तक चलता है। ठीक है, नवंबर से दिसंबर। ऑफलाइन वालों तुम क्या कर रहे हो, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, इधर उधर दिमाग में मत लगाओ, अब पढ़ो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। कोई दिक्कत है बता मुझे, हाँ ना। संसद के सत्र कितने होते हैं, संसद के सत्र कितने होते हैं, 3 होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, है ना। इनके बीच में 2 सत्रों के बीच में लगभग जो अंतर होना चाहिए 6 वर्षों के, मतलब 6 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। इनके बीच में अंतर 6 वर्षों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, लिख लेंगे। इनके बीच समय अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना
होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। सही है, ये हमारा रहा छोटा सा टॉपिक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब अभी पढ़ेंगे और अभी देखते हैं, और उसके बाद ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो जो संसद सत्र है ना, जब संसद का सत्र नहीं हो रहा होता है तब क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई सत्र नहीं हुआ, एक सत्र रह गया, या ऐसा होता है, देखो बजट सत्र हुआ, खत्म हो गया, अभी सपोज दैट एक सडनली हमें कानून की जरूरत पड़ रही है, किसी कानून की अगर जैसी जरूरत पड़ी हमें, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए राष्ट्रपति जी एक अध्यादेश जारी करेंगे, ठीक है, अस्थायी कानून बना देंगे। अस्थायी कानून कौन बनाते हैं, जब लिख लेंगे, इसमें नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिखेंगे, जब संसद का कोई भी सत्र, जब संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता है, नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति अस्थायी कानून बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे 80, ये नहीं था, ठीक है, 85 था वो, ठीक है। अब देखेंगे 86, अब क्या देखेंगे 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण। अब देखेंगे 86 ठीक है, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देखेंगे। अब इसमें क्या होगा, देखो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, अभिभाषण करते हैं, जब भी पहला जो सेशन होता है, पहला जो सत्र होता है, उसको संबोधित करते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा, है ना। तो जैसा कि आपके लिए इतनी देर तक मैं बोला, अगर आपका सपोर्ट नहीं मिला तो इस बोलने का क्या फायदा। अगर आपको इतनी मेहनत करके देने के बावजूद भी अगर हमें कोई रिजल्ट ना मिले, है ना, अगर हमारा कोई भी रिजल्ट ना मिले, हमें सब्सक्राइब ना मिले, लाइक नहीं मिले, कमेंट नहीं मिले, तो हमारा क्या फायदा है इसका। एक छोटा सा मुद्दा है, डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो थोड़ा सा मुद्दा बस सुन लीजिए। हमारे यहां पर बोला जाता था पहले से ही, हमारे यहां पर अंग्रेजों ने 200 सालों तक, 300 सालों तक राज किया। अगर लगाया जाए 1458 से लेके 98 तक, है ना, 1498 से लेकर, और लगभग देखा जाए तो 1947 तक अंग्रेजों ने राज किया हमारे यहाँ पर। आप टाइम लगा लो कितना टाइम हो गया, ये सारे अंग्रेजी थे। अगर स्पेशली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर टाइम लगा लेते हैं तो 1600 से लेकर, है ना, 1600 से लेकर जब आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, और 1947 तक उनका टाइम देख लिया जाए तो 200 साल से ज्यादा हो जाता है। ओके, उसके पहले हमारे यहाँ पर मुगलों ने राज किया, दिल्ली सल्तनत ने राज किया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हो जाती है, और 1206 से लेकर निरंतर 1707 तक ये लोग एक पूरी, क्या कहते हैं, पूरी पावर के साथ अपने हमारे देश में राज कर रहे होते हैं, है ना, जिसमें मुगलों ने बहुत टाइम तक राज किया। मुगलों में बाबर से लेकर और औरंगजेब तक बहुत पावरफुल शासन रहा मुगलों का, मुगल बहुत पावर में रहे, है ना। तो हमारे देश में बहुत लंबा शासनकाल रहा मुसलमानों का, उसके बाद अंग्रेजों का, उसके बाद अभी हमारा राज है, संविधान का राज है। और हमारे देश को बोला जाता है कि हमारे देश की गंगा जमुना तहजीब है। वही एक मुद्दा हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में काफी टाइम से एक दुकान लग रही थी, उस दुकान को कुछ लोग आते हैं और दुकान का नाम चेंज करने के लिए बोलते हैं। वही एक दीपक नाम का एक व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि नाम चेंज नहीं होगा, इनका नाम बहुत पुराना है। कहीं ना कहीं वो दीपक से पूछा जाता है कौन हो तुम,
तो बताता है मोहम्मद दीपक। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, नाम को लेकर हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ना हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाई करनी चाहिए। ये मुद्दा है उत्तराखंड के कोट द्वार का। हम चाहते हैं कि इस देश में शांति बनी रहे, सब लोग शांति से रहें, प्यार से रहें, भाईचारे से रहें, और कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारी गंगा जमुना तहसीब खत्म हो। हम जो हमारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनसे भटकाकर क्यों हम जाति के, धर्म के मुद्दों पर चले जाते हैं। दीपक ने अपने ही दम पर, अकेले व्यक्ति ने पूरे पलटन से वो लड़ जाता है, पूरे पलटन के सामने खड़ा हो जाता है। ये बहादुरी है उसकी। मुझे नहीं पता कि धर्म को लेकर क्या होगा, मजहब को लेकर क्या होगा, किस संस्था को बुरा लगेगा, किस संस्था को अच्छा लगेगा, ये आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। मेरा सिर्फ यही काम है, यही कर्तव्य है मेरा और मेरे देश के जितने भी देशवासी हैं, जो सच में देशभक्त हैं, जो देश को बचाना चाहते हैं, जो देश के लिए लड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक ही संदेश है। अभी मैं बहुत छोटा हूं, शायद मैं बड़ा भी होऊंगा कभी, हमारी जो आवाज़ है वो ज़्यादा लोगों तक भी जाएगी। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप अपनी घृणा अपने तक सीमित रहें, इस देश के ऊपर हावी ना होने दें। जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद को छोड़कर क्यों ना हम राष्ट्रवाद की ओर चलें, सारे राष्ट्र को एक लेके चलें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग एक साथ चलें। जितना इस देश पर अधिकार हिंदुओं का है, इतना ही और किसी का भी है। हमारे देश से एक धर्म निकला था, बौद्ध धर्म, जो विश्व में फैल गया। अरब से एक धर्म निकला, इस्लाम धर्म, जो बहुत दूर तक फैला। आज भी जहां उसकी जड़ें हैं बहुत मजबूत हैं। क्या इस देश में बुद्धों का वो वर्चस्व है जो इस्लामिक कंट्री में सऊदी अरब को दिया जाता है? नहीं दिया जाता। मक्का मदीना का आज भी वही प्यार मिलता है, वही इज्जत है, वही सम्मान है हर एक कंट्री में, चाहे कहीं कहीं इस्लामिक, कहीं का भी मुसलमान हो। क्या कहीं का भी बौद्ध, कहीं का भी, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, कहीं का भी बौद्ध क्या भारत को इस नजर से देखता है जिस नजर से इस्लामिक लोग, मुस्लिम लोग मक्का मदीना, काबा को देखते हैं? नहीं देखते हैं। कहीं ना कहीं हमारी गलती है। अगर इस देश को भी ऐसा बना देते, मैं ये नहीं कह रहा बुद्ध बड़े हैं या भगवान राम बड़े हैं, शंकर बड़े हैं, सारे, मैं सब भगवानों का बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, सर्वोपरि है। जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं वो धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन जिस धर्म के लोग हमारे देश में रह रहे हैं वो भी, उनका भी इतना सम्मान करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, आपने इतना सुना। बाकी आप सपोर्ट करने का आपका काम है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक शेयर कमेंट करो, जल्दी करो। अभी अगर वीडियो पाए हो तो अभी का भी सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक करो और शेयर कर दो सबके पास, वायरल कर दो, ठीक है? जल्दी से जल्दी वायरल कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।